सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका, पढ़ा रही हूँ आपको लाइफ साइंसेस। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरमंत्रा शिक्षा का ग्रंथ में। तो देखिए, हमने अपना एनिमल फिजियोलॉजी वाला पोर्शन शुरू कर दिया है, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कौन से टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे? कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो को बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखा है तो भाई ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका हर चीज़ को पढ़ना। अगर आपको आता भी है तो एक बार रिवाइज करना। चलिए तो शुरू करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट और बहुत ही ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड जो कोई टिश्यू है हमारी बॉडी में, तो वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। काम क्या है कनेक्टिव टिश्यू का? ये हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट करता है। ये क्या कर सकता है? कनेक्टिव टिश्यू को कहा क्यों हमने कनेक्टिव टिश्यू? क्योंकि ये ऑर्गन्स को डिफरेंट ऑर्गन्स को एक साथ बाइंड कर सकता है। एनर्जी क्या कर सकता है? एनर्जी को स्टोर कर सकता है फैट की फॉर्म में, है ना। और इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है डिफरेंट डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म से। तो आप जानेंगे आगे कि किस तरह से कनेक्टिव टिश्यू ऑर्गन्स को बाइंड कर रहा है, एनर्जी को स्टोर कर रहा है और इम्यूनिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। कनेक्टिव टिश्यू में दो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, सेल्स होती हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। जो सेल्स हैं कनेक्टिव टिश्यू की, वो अराइज होती हैं मेसेनकाइमल सेल से ही। मतलब हम बोल सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू जो है वो मेसेनकाइमल सेल से बना होता है। मेसोडर्मल ओरिजिन होता है कनेक्टिव टिश्यू का। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में हमको देखने को मिलते हैं प्रोटीन फाइबर्स, जैसे कि कोलेजन फाइबर्स, है ना, एंड ग्राउंड सब्सटेंस। तो देखिए, प्रोटीन फाइबर्स में होंगे कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर्स और रेटिकुलर फाइबर्स। रेटिकुलर फाइबर्स जो हैं ये टाइप 3 कोलेजन फाइबर्स होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो कनेक्टिव टिश्यू ही सिक्रीट करता है। ठीक है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सारे फाइबर्स होंगे, ठीक, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी होगा, ठीक है, और जो मैट्रिक्स होगा वो टिश्यू से ही सिक्रेटेड होगा। ये बहुत ज़्यादा वेस्कुलर होता है एक्सेप्ट कार्टिलेज, जिसमें आपको अगेन वेस्कुलर सप्लाई नहीं देखने को मिलेगा, एवेस्कुलर होगा। और एपिथेलियल टिश्यू सारा का सारा ही एवेस्कुलर होता है। ठीक है, चलिए अब क्लासिफाई करते हैं कनेक्टिव टिश्यू को। तो पहले आ जाएगा एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा आ जाता है मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू। मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ने से पहले समझते हैं कि एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। तो देखिए, नाम सजेस्ट करता है कि एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू क्या होगा। प्राइमरली जो एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू है वो हमको एम्ब्रियो में देखने को मिलेगा, इसीलिए नाम बोला एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू। इसमें दो आ गए, मेसेनकाइम एंड म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू। कौन कौन से आ गए एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू में? मेसेनकाइम आ गया और म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू आ गया। मेसेनकाइम क्या होता है? मेसेनकाइम एक्सक्लूसिवली आपको एम्ब्रियो में देखने को मिलता है, ठीक है, और जितना भी आपके पास कनेक्टिव टिश्यू है वो अल्टीमेटली इसी मेसेनकाइम से अराइज होता है। मेसेनकाइमल सेल्स हमें ग्राउंड सब्सटेंस में एम्बेडेड देखने को मिलती है। मेसेनकाइम एम्ब्रियो के स्किन के नीचे देखने को मिलेगा और एम्ब्रियो की जो डेवलपिंग बोन्स हैं उनमें भी हमें मेसेनकाइम देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ मेसेनकाइमल सेल्स जो हैं, कुछ में बहुत ही कम मेसेनकाइमल सेल्स अडल्ट्स में भी पाई जाती हैं। तो मेसेनकाइम एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू में आ गया मेसेनकाइम, जो आपको एम्ब्रियो के जो होगा उसका डेवलपिंग बोन्स होगी और उसका स्किन होगा उसके नीचे देखने को मिलेगा। फिर आता है म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू, जो अगेन एक एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू है। म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू जो है वो प्रिमिटिव और एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू है, जो परसिस्ट करता है अम्बिलिकल कॉर्ड में। तो याद रखेंगे कि म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड में होता है। इसमें आपको फाइब्रोब्लास्ट जैसी सेल्स देखने को मिलेंगी, जो कि स्पिंडल शेप भी हो सकती हैं या फिर स्टीलेट भी हो सकती हैं। समझ के? अम्बिलिकल कॉर्ड ऑफ फीटस में, और इसका काम है सपोर्ट करना। ठीक है, जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस में एम्बेडेड होते हैं कुछ कोलेजन फाइबर्स म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू के केस में।
ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू हो गया आपके पास, मेसेनकाइमा एंड म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू। फिर बात करते हैं मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू की। मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है मेसेनकाइम से। क्या कहा मैंने कि ये जो मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू है ये डिफ्रेंशिएट करता है मेसेनकाइम से। 4 ले लीजिए या 5 ले लीजिए, 4 तरह के ले लीजिए, लेकिन कनेक्टिव प्रॉपर जो है वो फर्दर 2 टाइप में डिवाइडेड होता है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड, जिनमें से ब्लड जो है वो एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है और लिम्फ भी एक कनेक्टिव टिश्यू ही है। ठीक है, तो देखिए कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर हो गया, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है ना, कार्टिलेज हो गया, बोन्स हो गए और ब्लड हो गया, राइट। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू में क्या आ गया, ब्लड आ गया। अब कनेक्टिव टिश्यू में जो लूज और डेंस, कनेक्टिव प्रॉपर में जो कनेक्टिव प्रॉपर है वो 2 सब क्लासेस में डिवाइडेड है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। पहले बात करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू की। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू फर्दर डिवाइडेड है एरियोलर, एडिपोज एंड रेटिकुलर में। लूज कनेक्टिव टिश्यू फर्दर किस में डिवाइडेड है, एरियोलर, एडिपोज एंड रेटिकुलर में डिवाइडेड है। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है वो डिवाइडेड है डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर एंड इलास्टिक में। ठीक है, तो समझ गए आप। अब हम एक एक करके लूज कनेक्टिव टिश्यू को और डेंस कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ेंगे और डेंस कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ेंगे। तो क्या होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू में, तो 3 टाइप के हमने पढ़े, लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एंड रेटिकुलर टिश्यू। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानते हैं कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कैसा होता है। ठीक, ये एरियोलर टिश्यू जो है ये फ्रेमवर्क फॉर्म करता है एपिथेलियम का, यूनिवर्सल पैकेजिंग मटेरियल होता है बिटवीन टिश्यूज। याद रखेंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो यूनिवर्सल पैकिंग मटेरियल है टिश्यूज के बीच में। इट कॉन्सिस्ट ऑफ फाइबर्स के तौर पे, मतलब इसमें क्या होगा, इलास्टिन फाइबर, कोलेजन फाइबर्स और रेटिकुलर फाइबर्स होंगे और डिफरेंट तरह की सेल्स भी होंगी। ठीक है, डिफरेंट तरह की सेल्स क्या हो जाएंगी, डिफरेंट तरह की सेल्स होगी, जैसे फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा है ना, मास्ट सेल। तो इस तरह की सेल्स भी आपको देखने को मिलेंगी एरियोलर टिश्यू में। ठीक, तो फाइबर्स भी होंगी और ये सारी सेल्स भी होंगी। ठीक है, ये सब सेल्स भी रहेंगी मैट्रिक्स में। फाइन, फंक्शन क्या है एरियोलर टिश्यू का, सपोर्ट करता है, बाइंड करता है अदर टिश्यूज को, और ये हेल्प किस में कर सकता है, डिफेंस मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करता है। एरियोलर टिश्यू इन्फेक्शन से डिफेंड भी करता है, और जब भी बॉडी का कोई रीजन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो एरियोलर टिश्यू जो है उस एरिया में एक्सेस फ्लूइड को अपने में शोक कर लेता है। ठीक है, और क्या होता है, इसीलिए जो अफेक्टेड एरिया जो है वो स्वेल हो जाता है और फ्लफी हो जाता है, और इस कंडीशन को कहते हैं इडिमा। याद रखिएगा, मुझे हाईलाइट करना चाहिए था, ऐसी कंडीशन जब इन्फ्लेमेशन हुआ, एरियोलर टिश्यू ने क्या किया, शोक कर लिया अपने अंदर। किसको शोक कर लिया, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड हुआ उसको शोक कर लिया, वो फूल गया, तो फूल स्वेलिंग जो आ जाती है, इडिमा हम इसको कहते हैं। और एरियोलर टिश्यू हमें सब क्यूटेनियस लेयर में देखने को मिलता है, मतलब स्किन के नीचे हमको देखने को मिलता है। एडिपोज टिश्यू की बात करेंगे तो ये एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें आपको एडिपोसाइट्स सेल देखने को मिलती हैं। मेन काम क्या होगा इसका, एडिपोज टिश्यू और बॉडी फैट जैसे कि नाम बता रहा है, तो मेन काम होगा इसका एनर्जी को स्टोर करना, किस फॉर्म में, लिपिड्स की फॉर्म में। हालांकि ये एक कुशन की तरह भी एक्ट करता है, बॉडी को इंसुलेट भी करता है। ठीक है, 2 तरह का एडिपोज टिश्यू होता है, व्हाइट एडिपोज टिश्यू एंड ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ठीक, एडिपोज टिश्यू जो है वो स्पेसिफिक लोकेशन में पाया जाता है और उन स्पेसिफिक लोकेशन को हम एडिपोज डिपॉट्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हो गया एडिपोज टिश्यू भी हो गया। ठीक, जहां जहां एरियोलर टिश्यू होगा वहां वहां एडिपोज टिश्यू भी रहेगा, राइट। चलिए लास्ट वन हमारे पास आता है रेटिकुलर टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के अलावा हमारे पास आता है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू है ये रिजेंबल करता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से,
बट जो फाइबर्स होते हैं मैट्रिक्स में वो रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं जो एक डेलिकेट सा नेटवर्क फॉर्म करते हैं। देखिए आपके एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में आपको तीनों मिलेंगे, जैसे कि कौन कौन से, इलास्टिक फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स, सब देखने को मिलेंगे। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू में मेनली आपको रेटिकुलर फाइबर्स ही देखने को मिलते हैं और ये बहुत ही लिमिटेड साइट्स में बॉडी पे पाया जाता है और इंटरनल फ्रेमवर्क फॉर्म करता है बॉडी का, दैट कैन सपोर्ट लिम्फ नोड्स, स्प्लीन एंड बोन मैरो। तो एरियोलर, एडिपोज और रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हुआ, जो कि है आपका क्या, जो कि है बताइए, जो कि है लूज कनेक्टिव टिश्यू। उससे आगे देखिए ये रेगुलर डेंस और इरेगुलर डेंस जो है ये क्या है। रेगुलर डेंस और इरेगुलर डेंस जो है वो हमारे पास डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। लूज कनेक्टिव टिश्यू को लूज कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा, क्योंकि वहां पे जो आपके फाइब्रोब्लास्ट होंगे, फाइबर्स होंगे, लूजली अरेंज होंगे। वहीं डेंस में, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर की बात करते हैं तो हमको कैसा दिखाई देता है, हमको बिल्कुल डेंसली पैक्ड जो है फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट जो हैं वो दिखेंगे। जैसे कि रेगुलर डेंस की बात करेंगे तो बिल्कुल पैरेलल वे में देखिए, कोलेजन फाइबर्स जो हैं वो भी पैरेलल है, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स भी पैरेलल है। लेकिन जो इरेगुलर डेंस आता है तो उसमें आपको अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड दिखते हैं फाइब्रोब्लास्ट न्यूक्लियाई भी और कोलेजन फाइबर्स के बंडल्स भी। समझ गए आप डेंस कनेक्टिव टिश्यू? तो रेगुलर होगा, पैरेलल रहेगा टिश्यू, इरेगुलर रहेगा मतलब अलग अलग तरफ को ओरिएंटेड रहेगा, ठीक है। चलिए अब समझ लेते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, ठीक। इसमें डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, इसमें ज्यादा क्लोजली पैक्ड बंडल्स होंगे कोलेजन फाइबर्स के, जो सेम डायरेक्शन में पैरेलली मूव कर रहे होंगे, ठीक है। इसमें देखिए इसमें क्या होता है, ज़्यादा फाइबर होता है, ज़्यादा सेल्स की कंपैरिजन में ज़्यादा फाइबर होगा, ठीक है। अभी कोलेजन फाइबर्स जो हैं थोड़े थोड़े वेवी होंगे, थोड़े थोड़े स्ट्रैच कर सकते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है कोलेजन का, ठीक है। विद द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कोलेजन ये टिश्यू जो है, डेंस रेगुलर टिश्यू जो है, टेंडन्स, एपोन्यूरोसिस और लिगामेंट्स फॉर्म कर सकता है। अब आपको पता है टेंडन्स क्या होते हैं, टेंडन्स जो बताइए मसल को किससे कनेक्ट करते हैं, बताइए डेंस रेगुलर, बताइए किससे कनेक्ट करता है टेंडन, मसल को बोन से कनेक्ट करता है। लिगामेंट किससे कनेक्ट करता है, बोन को बोन से कनेक्ट करता है। तो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट प्रोवाइड करता है डेंस रेगुलर टिश्यू बिटवीन वेरियस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब बात करते हैं डेंस इरेगुलर की, ठीक। अब इसमें स्ट्रक्चरल एलिमेंट तो वही है जो डेंस रेगुलर में है, लेकिन जो बंडल्स हैं कोलेजन फाइबर्स के वो थोड़े ज्यादा थिक हैं और इरेगुलरली अरेंज्ड हैं, ठीक है। ये टिश्यू जो है कहाँ पाया जाता है, डेंस इरेगुलर टिश्यू कहाँ पाया जाएगा, बहुत सारी जगह पे पाया जाता है। ये जो हमारा स्किन का है, उसका जो एपिडर्मल लेयर है, डर्मिस है, ठीक, वहाँ पे भी ये पाया जाता है, ठीक है। इनफैक्ट आप और भी जगह इसको देख सकते हैं, कई बार आपको कार्टिलेज को सराउंड करता हुआ दिखेगा, ठीक है। कई बार आपको बोन्स को सराउंड करता हुआ दिखेगा डेंस इरेगुलर टिश्यू। डेंस इरेगुलर टिश्यू जब बोन को सराउंड करता है तो हम उसको पेरियोस्टियम भी कहते हैं, पेरियोस्टियम, ठीक है, समझ के। तो चलिए देखिए लिखा है ना, एंड इन द जॉइंट कैप्सूल ऑफ द लिम्स, तो जहाँ पे बोन का जॉइंट होगा उसके आसपास, मतलब बोन के आसपास भी आपको डेंस इरेगुलर टिश्यू जो है वो देखने को मिल सकता है। अब लास्ट में डेंस कनेक्टिव टिश्यू में बात करते हैं इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की। तो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू जो है वो क्या होता है, इसमें देखिए मेनली जो फाइबर्स होंगे, देखिए द मेन फाइबर दैट फॉर्म दिस टिश्यूज आर इलास्टिक इन नेचर। हम नाम से समझ गए कि इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू है, तो मेनली जो फॉर्म हो रहा होगा वो किससे फॉर्म हो रहा होगा, इलास्टिक फाइबर से ही फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। स्ट्रैचिंग में बहुत हेल्प करता है, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू जो है वो स्ट्रैचिंग में हेल्प करता है, ठीक है। स्पेशली हमको ये आर्टियल ब्लड वेसल्स में और ब्रोंकाई जो की ट्यूब की जो वॉल्स होती हैं उनमें देखने को मिलता है। तो समझ गए आप, स्पेशली कहाँ देखने को मिलेगा, आर्टेरियल ब्लड वेसल्स पे और ब्रोंकाई की ट्यूब्स पे आपको देखने को मिलेगा इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। तो चलिए डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर तो हमने समझ लिया,
पढ़ लिया, दोनों हमारे भेजे में घुस गए हैं एकदम से। उसके आगे हम बात करेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास आता है कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। चलिए तो बात करते हैं कार्टिलेजेस की कि कार्टिलेजेस का क्या काम का है। ठीक है, याद रखिएगा कार्टिलेजेस प्लीएबल होते हैं, फ्लैक्सिबल होते हैं। ठीक है, बहुत सारी बॉडी में बहुत सारी जगह पे पाए जाते हैं। देखिए कहाँ कहाँ, जो बोन्स के बीच में जॉइंट्स होते हैं वहां कार्टिलेज होते हैं। रिब केज में, ईयर में, नोज में, एल्बो में, नी, एंकल, ब्रोंकियल ट्यूब्स एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क, दो वर्टिब्रे के बीच में जो डिस्क रहता है वहां भी कार्टिलेज देखने को मिलता है। कार्टिलेज जो है जिन सेल से बना होता है उनको कॉन्ड्रोब्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? कार्टिलेज जिन सेल से बनता है उनको कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं। कॉन्ड्रोब्लास्ट ही मैच्योर होके कॉन्ड्रोसाइट्स बनती हैं। समझ गए? कॉन्ड्रोब्लास्ट ही मैच्योर होके कॉन्ड्रोसाइट्स बनती हैं और कार्टिलेज में आपको कॉन्ड्रोसाइट्स देखने को मिलेंगी। ठीक, कार्टिलेज क्लासिफाई किया जाता है 3 टाइप से, इलास्टिक कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज एंड फाइब्रो कार्टिलेज। चलिए अब बढ़ते हैं इलास्टिक कार्टिलेज से। ठीक, देखिए फाइब्रो कार्टिलेज जो है वो थोड़ा डिफर करेगा। ठीक, विच डिफर इन द रिलेटिव अमाउंट ऑफ दीज 3 मेन कंपोनेंट्स। चलिए इलास्टिक कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज को पहले समझते हैं, आगे की बात बाद में करते हैं। इलास्टिक कार्टिलेज क्या हुआ? यहाँ पे सीधा मैंने बता दिया कि ये हाइलिन कार्टिलेज की तरह है, लेकिन मुझे पहले बताना चाहिए था इलास्टिक कार्टिलेज क्या है, उसके बाद मुझे बताना चाहिए था कि हाइलिन कार्टिलेज क्या है। फिर मैं लिख सकती थी कि हाँ हाइलिन कार्टिलेज जो है वो इलास्टिक कार्टिलेज। फिर चलिए कोई नहीं, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, इलास्टिक कार्टिलेज जो है इसमें कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं, ठीक है, वो लोकेटेड होते हैं थ्रेड लाइक नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर्स। ठीक है, इलास्टिक होगा ये ज्यादा नेचर में। इसका फंक्शन होगा कि शेप को मेंटेन रखना है और फ्लेक्सिबिलिटी को भी अलाउ करना है। इलास्टिक कार्टिलेज क्या हो गया बताइए? इलास्टिक कार्टिलेज हो गया कि शेप को भी मेंटेन रखना है और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करनी है। ज्यादा इलास्टिक हमको इसमें देखने को मिलेगा। कहाँ पाया जाता है? एपिग्लॉटिस में पाया जाता है। और उसके साथ ही साथ आपका जो ऑरिकल है, एक्सटर्नल ईयर है, उसमें भी पाया जाता है। यूस्टेशियन ट्यूब में भी इलास्टिक कार्टिलेज ही पाया जाता है। एक्सटर्नल ईयर में, एपिग्लॉटिस में और यूस्टेशियन ट्यूब में भी इलास्टिक कार्टिलेज ही होता है। राइट, चलिए अब हाइलिन कार्टिलेज समझते हैं कि हाइलिन कार्टिलेज क्या होता है। दिस इज द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द कार्टिलेज इन द बॉडी। सबसे ज्यादा कार्टिलेज जो हमको देखने को मिलेगा वो हाइलिन कार्टिलेज होगा। ठीक है, इसमें हाइलिन कार्टिलेज में आपको ब्लूइश सा व्हाइट शाइनी ग्राउंड सब्सटेंस देखने को मिलता है जिसमें बहुत सारी कोलेजन फाइबर्स और कॉन्ड्रोसाइट्स होंगे, लेकिन इलास्टिक में मेनली आपको इलास्टिक फाइबर्स देखने को मिलते हैं। शाइनी सा होगा, ट्रांसपेरेंट और ग्लासी सा। समझ रहे हैं आप? तो जब भी इसको हम माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो हमको चमकता हुआ ब्लूइश व्हाइटिश सा, ठीक है, शाइनी सा ग्राउंड सब्सटेंस दिखेगा। ये क्या करता है? ये क्या करता है? देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करता है व्हाइल प्रोवाइडिंग पैड्स फॉर शॉक एब्जॉर्प्शन। समझ गए? शॉक एब्जॉर्प्शन के टाइम पे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, मोस्टली जो हाइलिन कार्टिलेज होते हैं उनके आसपास पेरिकॉन्ड्रियम रहता है। ठीक है, क्या रहता है? पेरिकॉन्ड्रियम रहता है। मोस्ट ऑफ जो हमारे पास क्या होंगे? हाइलिन कार्टिलेज होंगे। तो हाइलिन कार्टिलेज आपको एम्ब्रियोनिक स्केलेटन में, कोस्टल कार्टिलेजेस ऑफ द रिब्स, जो कार्टिलेज नोज में है, नोज में आपके ईयर्स में तो आपके इलास्टिक कार्टिलेज हो गया और नोज में आपके हाइलिन कार्टिलेज हो गया। ट्रैकिया में, लैरिंक्स में हमको देखने को मिलेगा। उसके अलावा स्मूथ सरफेसेस जो होंगे ये प्रोवाइड करेगा स्मूथ सरफेसेस फॉर मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स, है ना। चलिए, तो ये हो गया हाइलिन कार्टिलेज। तो मेनली आप याद रखेंगे कि कार्टिलेज ऑफ रिब्स जो है वो हाइलिन कार्टिलेज है। एम्ब्रियोनिक स्केलेटन भी हाइलिन कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज ऑफ नोज, ट्रैकिया और लैरिंक्स भी जो है हाइलिन कार्टिलेज है। ठीक है, क्वेश्चन पूछूंगी मैं इन पे।
फाइब्रोकार्टिलेज, दिस इज अ ब्लेंड ऑफ हाइलिन कार्टिलेज एंड डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। याद रखिएगा, फाइब्रोकार्टिलेज जो है वो ब्लेंड होता है, ठीक है, किसका? डेंस कनेक्टिव टिश्यू का, और ब्लेंड ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। अब इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? इसमें आपको पेरिकॉन्ड्रियम नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, पेरिकॉन्ड्रियम नहीं। पेरिकॉन्ड्रियम इलास्टिक कार्टिलेज में देखने को मिलता है, हाइलिन कार्टिलेज में देखने को मिलता है, फाइब्रोकार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है? ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये भी, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एबिलिटी प्रोवाइड करता है टू विथस्टैंड हैवी टेम्परेचर जब भी जरूरत होती है, ठीक है। कहाँ पे फाइब्रोकार्टिलेज कहाँ मिलने पाया जाएगा? इंटरवर्टिब्रल डिस्क ऑफ बोनी वर्टिब्रे और नी मेनिस्कस में कौन सा कार्टिलेज देखने को मिलता है? फाइब्रोकार्टिलेज देखने को मिलता है। समझ गए? चलिए, हमने कार्टिलेज भी पढ़ लिया, हम बहुत तेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बोन्स के बारे में, ठीक है, बोन्स, और उसके बाद हमारे पास बचता है ब्लड। सही, चलिए, सही है मैम। बोन जो है वो सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू भी है, लिविंग टिश्यू होता है, ठीक है। फॉर्म किसका है? कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्म है, ठीक। इसमें सेल्स भी होंगी, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैट्रिक्स जो है वो सॉलिड होता है, कैल्सिफाइड होता है। 70% सॉल्ट्स जो होंगे वो कैल्शियम फॉस्फेट होगा। क्या होगा? कैल्शियम फॉस्फेट हाइड्रोक्सी एपिटाइट, ठीक। ये फॉर्मूला है कैल्शियम 10PO4 6, क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्सी। हाँ, यह है कैल्शियम फॉस्फेट आपका, और हाइड्रोक्सी पैटाइट, ठीक है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो 30% जो है वो फाइब्रस प्रोटीन रहेगी, जिसको हम कहते हैं ऑसिन, ओके, ऑसिन, ठीक। जो मैट्रिक्स में सेल्स होती हैं उनको हम ऑस्टियोइड कहते हैं, ठीक। बोन सेल्स जो प्रोड्यूस करता है ऑर्गेनिक मैट्रिक्स को, ठीक है, उनको ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। बोन सेल्स जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स को प्रोड्यूस करता है उनको ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं। अगर ओस्टियोब्लास्ट जो है वो ब्रेक डाउन होती हैं, देखिए, बोन सेल जो ब्रेक करती हैं पुरानी बोन सेल्स को, उनको ओस्टियोक्लास्ट कहते हैं, और मैच्योर ओस्टियोब्लास्ट को हम ओस्टियोसाइट कहते हैं। फिर से बताती हूँ, ओस्टियोब्लास्ट हुए जो मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, जो पुरानी सेल्स को तोड़ेंगे वो ओस्टियोक्लास्ट होंगे, और जब ओस्टियोब्लास्ट मैच्योर होता है तो वो ओस्टियोसाइट होता है और एम्बेडेड होता है सॉलिड मैट्रिक्स में। देखिए, each bone is enclosed in a layer of white fibrous tissue called periosteum। किसमें होती है? पेरियोस्टियम। किसमें कवर्ड होती है? एक वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से घिरी रहती है पेरियोस्टियम। अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले भी बताया था कि बोन के आसपास पेरियोस्टियम आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से आपको देखने को मिलेगा आसपास बोन के, तो उसको हम पेरियोस्टियम कहेंगे। मैट्रिक्स जो होता है बोन का वो कुछ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में ऐसे गोल 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 सर्कल्स बनाता है, जिनको हम लैमेले कहते हैं। क्या कहते हैं हम उनको? भाई बताइए। लैमेले हम उनको कहते हैं। और नंबर जो होता है ओस्टियोब्लास्ट का, ओस्टियोसाइट्स का, वो किस में अरेंज होता है? ठीक, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट्स जो हैं वो लामेले के बीच में जो हैं बहुत सारी अरेंज होती हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोसाइट आर अरेंज्ड इन बिटवीन लामेले इन द फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड लैक्यूने। लामेले के बीच में फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है जिसको बोलते हैं हम लैक्यूने, और उन्हीं लैक्यूने में नंबर ऑफ ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट्स हमको देखने को मिलते हैं। हर एक लैक्यूने में साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस रहेंगे जिनको कैनालिकुलाई बोलते हैं, जो बाकी की कैनालिकुलाई से कनेक्टेड होती हैं। ओस्टियोब्लास्ट एक्टिव सेल्स हैं, ओस्टियोसाइट्स इनएक्टिव सेल्स हैं, ठीक है। यह है बोन, देखिए किस तरह से कनेक्टिव, इस तरह से गोल 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 कंसेंट्रिक रिंग बने हैं। ओस्टियोब्लास्ट यहाँ पाए जाएंगे, ठीक है। ये आपको हेवर्सियन कैनाल्स भी दिखेंगी, ठीक। चलिए, कॉम्पैक्ट बोन, बोन की क्लासिफिकेशन करते हैं तो बोन कॉम्पैक्ट हो सकता है या फिर स्पॉन्जी हो सकता है। कॉम्पैक्ट बोन में ओस्टियोन्स होते हैं। कॉम्पैक्ट बोन में कॉन्सेंट्रिक रिंग स्ट्रक्चर होगा और हम क्या कहेंगे? ओस्टियोन कहेंगे। ओस्टियोन मतलब हेवर्शियन कैनाल सिस्टम हमको देखने को मिलेगा।
हर एक जो कंसेंट्रिक रिंग थी उसके सेंटर में हमको हेवर्शियन कैनाल सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसमें हमें हेवर्शियन कैनाल देखने को मिलेगी। ये जो हेवर्शियन कैनाल है इसका क्या काम है? ये जो कैनाल है ये कैरी करता है ब्लड को, ब्लड वेसल्स को, है ना, कहाँ से? फ्रॉम बोन टू नरिश द सेल एम्बेडेड विद इन द टिश्यू। दिस कैनाल कैरीज ब्लड वेसल्स थ्रू द बोन, ताकि वो टिश्यू में, इस टिश्यू में जो एम्बेडेड सेल्स हैं उनको क्या कर पाए, बताइए, उनको नरिश कर पाए। फिर लामेले आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अराउंड हेवर्शियन कैनाल्स रिंग ऑफ बोन टिश्यू आर फाउंड कॉल्ड लामेले। हेवर्शियन टिश्यू के आसपास, हेवर्शियन कैनाल के आसपास जो अभी अपने गोले गोले देखे, रिंग्स देखी, वो क्या है? लामेले। इन रिंग्स के बीच का स्पेस जो है वो क्या है? लेक्यूने। उसी लेक्यूने में ओस्टियोसाइट्स होते हैं। फिर से बताती हूँ, चलिए ये देखिए, ये है हेवर्शियन कैनाल, इसके ये रिंग्स जो हैं ये क्या है? लेक्यूने। रिंग्स के बीच में अगर कोई स्पेस है तो वो क्या है? सॉरी, ये स्पेस लेक्यूने हैं, ये लामेले हैं, और इस लेक्यूने में ही आपको डिफरेंट जो सेल्स हैं वो देखने को मिलती हैं, ठीक है। रेडिएटिंग आउट ऑफ द लेक्यूने से रेडिएट करते हुए आपको टाइनी चैनल्स देखने को मिलते हैं। वो चैनल्स जो हैं अलाउ करते हैं इंटरेक्शन ऑफ सेल्स विद ब्लड सप्लाई, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस कॉल्ड कैनालिकुलाई। लेक्यूने में ही छोटे छोटे चैनल्स क्या हो गए? कैनालिकुलाई, जो हमने अभी अभी पहले भी पढ़ा था। कैनाल ऑफ वोल्कमैन कनेक्ट करता है डिफरेंट हेवर्शियन कैनाल्स को एक साथ, ठीक है। हेवर्शियन कैनाल को जोड़ने वाला होता है कैनाल ऑफ वोल्कमैन। याद रखेंगे, सेंटर जो होता है कॉम्पैक्ट बोन का, उसमें बोन मैरो कैविटी प्रेजेंट रहेगी और वहां येलो बोन मैरो आपको देखने को मिलती है, ठीक। बात करते हैं स्पॉन्जी बोन्स की, तो मैट्रिक्स जो है वेब होता है, सॉलिड नहीं होता है, स्पेस बहुत सारा होता है। ट्राबेक्यूले इसमें हम बोलते हैं एग्जैक्टली। एपिफाइसिस कहाँ? लॉन्ग बोन की एपिफाइसिस में स्पॉन्जी बोन होता है। इसमें आपको ओस्टियन यानी कि हेवर्शियन कैनाल सिस्टम नहीं देखने को मिलेगा। हेवर्शियन कैनाल सिस्टम नहीं है तो वोल्कमैन कैनाल भी नहीं होगा। इसमें रेड बोन मैरो होता है। स्पॉन्जी बोन में कैसा है? रेड बोन मैरो है। कॉम्पैक्ट बोन में कैसा है? येलो बोन मैरो होता है। और स्पॉन्जी बोन में आपको फॉर्म होते हुए दिखेंगे आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसीज। तो बात करते हैं, लास्ट हमारा जो बच गया वो हमारा है ब्लड जो है ये इज कंसिडर कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज इट हैज अ मैट्रिक्स है ब्लड में, इसलिए इसको भी क्या कहते हैं हम? इसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अब ब्लड के बारे में ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हमारे पास हमारा नेक्स्ट आएगा सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन फिर भी जान लेते हैं कि जो लिविंग सेल्स होती हैं, ठीक है, उनमें द लिविंग सेल टाइप्स आर रेड ब्लड सेल्स, इनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स होंगी, इनको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। फ्लूइड पोर्शन जो होता है ब्लड का उसको मैट्रिक्स कहते हैं और उसको प्लाज्मा भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमको देखने को मिलेंगी एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स का काम होगा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का एक्सचेंज करना, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम साइज की होती हैं, बट स्पीसीज में जो है वो क्या होगा, एक स्पीसीज में तो सेम साइज की रहेगी, डिफरेंट स्पीसीज में साइज वेरी कर सकता है। मैमिलियन एरिथ्रोसाइट्स जो हैं वो उनका न्यूक्लियाई और माइटोकॉन्ड्रिया जो है बाद में खत्म हो जाता है जब व्हेन दे आर रिलीज फ्रॉम बोन मैरो। समझ गए? बोन मैरो में आरबीसीज बनती हैं, रेड बोन मैरो में आरबीसीज बनती हैं, और जब बोन मैरो से बाहर वो आ जाती हैं तो उनमें दे लूज देयर न्यूक्लियाई एंड माइटोकॉन्ड्रिया। एम्फीबियन, फिश एंड एवियन की रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो अपने न्यूक्लियाई और माइटोकॉन्ड्रिया को थ्रू आउट द लाइफ जो है वो मेंटेन करके रख सकती हैं। प्रिंसिपल काम हम रेड ब्लड सेल्स का समझ गए हैं कि ऑक्सीजन का सप्लाई उनको करना है, ठीक। ल्यूकोसाइट्स की बात करते हैं तो ल्यूकोसाइट्स हैं वाइट ब्लड सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम जो काम करेंगी, डिफेंसिव मैकेनिज्म प्रोवाइड करेंगी, डिफेंड करेंगी बॉडी को, किससे? इन्फेक्शियस डिजीजेस से भी और बाहर के पैथोजन से भी। 5 डाइवर्स टाइप की ल्यूकोसाइट्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, और वो डिराइव्ड होती हैं मल्टीपोटेंट सेल्स से बोन मैरो में, जिनको हम हीमैटोपोइटिक स्टेम सेल्स भी कहते हैं। तो कहाँ से आती हैं ल्यूकोसाइट्स? हीमैटोपोइटिक स्टेम सेल्स से जो हैं वो बन के आती हैं, ठीक है।
ल्यूकोसाइट्स पूरी बॉडी में सब जगह मिलेगी, इंक्लूडिंग ब्लड एंड लिम्फ में भी मिलेंगी। जो देखिए अब आपको लिम्फोसाइट्स, ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट भी क्या है, एक ल्यूकोसाइट ही है। वो अब बी लिम्फोसाइट क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज बनाएगा, है ना, ताकि वो फॉरेन एंटीजन को किल कर सके एंटीबॉडीज प्रोडक्शन के थ्रू। टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। फिर न्यूट्रोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स आती हैं। न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो फैगोसाइटिक सेल्स हैं। देखो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं और एग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं ल्यूकोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट में आते हैं आपके पास न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, ठीक है। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स जो हैं वो एग्रेन्युलोसाइट में आ जाते हैं, ठीक। तो यहाँ आपने पढ़ लिया पहले लिम्फोसाइट का फंक्शन। चलिए पहले मोनोसाइट का बता देती हूँ। मोनोसाइट जो हैं वो पेरिफेरल ब्लड में हमें देखने को मिलते हैं और इन्हीं से जो हैं वो मैक्रोफेजेस बनते हैं। तो मैक्रोफेजेस जो है वो फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं, तो मोनोसाइट भी किसका काम करेंगे, फैगोसाइटोसिस का काम करेंगे, ताकि वो डेड डैमेज सेल्स को रिमूव करते हैं। बात करते हैं आप ग्रेन्युलोसाइट की, जिनमें आ गया न्यूट्रोफिल्स, वो भी थोड़ा फैगोसाइटिक होती हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो फॉर्म करती हैं, समझ के। देखिए ये बैक्टीरिया को रिमूव कर देंगी जो फालतू के हमारी बॉडी में एंटर हो रहे होंगे। जो दो हमारे पास इओसिनोफिल और बेसोफिल्स बच गए, ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। ये भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस जो हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, ओके राइट। तो देखिए ये हम समझ गए। इसके अलावा ब्लड में होते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है, थोड़े ग्रेनुलर होते हैं, स्लाइटली ग्रेनुलर होते हैं, ठीक। बोन मैरो के ही साइटोप्लाज्मिक फ्रैगमेंट ऑफ अ सेल, देखिए क्या होते हैं ये एग्जैक्टली, दिस आर द साइटोप्लाज्मिक फ्रैगमेंट ऑफ अ सेल इन द बोन मैरो। इनको हम प्लेटलेट बोलते हैं और थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। प्लेटलेट पार्टिसिपेट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। ब्लड में इसका ब्लड का बहुत सारे फंक्शन हैं। मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स को इधर उधर दो, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करो, यही मेन जो है वो ब्लड का फंक्शन होता है। तो आपका बहुत ही क्विक एक रिवीजन करवाया गया है। और अगर आप चाहते हैं आप अनअकैडमी से प्रिपेयर करें तो आप वहाँ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। लेकिन अगर आपको 10% ऑफ चाहिए तो रिड्यूस करिए, रेफरल कोड नेहा और नेहा तनेजा मैम को फॉलो करिए, ठीक है। देखिए और इसके साथ ही आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।